एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल जहां पर अपना लेक्चर ड्रॉप किया था वहीं से आज हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे थे, आपका करीब करीब 6 सवाल अपने निकाल लिए थे, ठीक। और अपना जो लास्ट का सवाल था वो किसके बारे में, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच के बारे में था, ठीक। तो यहां पर जो अपना पैटर्न चल रहा था वो किसके बारे में था, आपका एक टेस्ट के बारे में था। और टेस्ट वाले पार्ट में अपन इसका पार्ट 2 ले रहे हैं। कल हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। आज अपना जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, आपका 7 रहेगा, नंबर 7 वाला रहेगा। उसको आप चेक करें जरा। जैसे ये रहा अपना क्वेश्चन, और कोशिश ये करें कि आप वहां इसका आंसर दे पाए। पहले देखे जरा कि आपके पास में क्वेश्चन है वो किस तरीके से, ये कल आपने किया था उससे आगे प्रोसीड कर रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं मैं, वहां पर नंबर 7, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या लिखा है, योगेश सेड टू मी लेट अस हेल्प द इंजर्ड। योगेश ने मुझसे कहा कि चलो हम घायलों की मदद करते हैं, घायलों की सहायता करते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैनर में जब आप बात करोगे तो इस टर्मिनोलॉजी विशेष में आपके पास जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी जब आपको आरएस का नॉलेज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का नॉलेज होगा। अगर मेरा सेंटेंस क्या है, आरएस का है, और वो वहां पर लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान देना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता है या फिर लेट अस से स्टार्ट होता है। ऐसी स्थिति में आप अपना सैड या सैड टू है उसे चेंज करेंगे। सैड को चेंज करेंगे आप वहां पर सजेस्टेड में, और या आप इसे चेंज कर सकते हैं बेटा जी आपका वहां पर प्रपोज्ड में, ठीक। ऐसी ही सिचुएशन आपके पास में है। अगर आपके पास में क्या है, सैड टू है, तो इसे आप चेंज करेंगे वहां पर सजेस्टेड टू में, और या फिर चेंज करेंगे इसे आपका प्रपोज्ड टू में। इस तरीके से चेंज करेंगे। ये जो आरवी है, एकमात्र आरवी ऐसा होता है जिसमें आपका टू हटता नहीं है। जनरली आप देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस जब आप चेंज करते हैं तो सैड टू टोल्ड में जाएगा, टोल्ड टू में नहीं जाएगा। जब आप इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक चेंज करते हैं तो सैड टू आस्क्ड में जाएगा, आस्क्ड टू में नहीं जाएगा। ठीक उसी बिना के ऊपर जब आप यहां पर रखते हैं ना, तो यहां पर अपने पास में सैड सजेस्टेड या प्रपोज्ड में जा रहा है, लेकिन सैड टू है ना, वो सजेस्टेड टू या फिर आपका प्रपोज्ड टू है, वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक। अगली बात, ऐसे सेंटेंस में जो कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर का मतलब आपका संयोजक शब्द आपको वहां चाहिए होता है। ये संयोजक शब्द आपको क्या लगेगा, दैट, और दैट अपने साथ किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की। साथ में एक चीज इसमें और जुड़ेगी, वो क्या जुड़नी है, आपका लेट्स या लेटस हटेगा, और हटकर या तो ये कन्वर्ट होना चाहिए वी शुड में, और या फिर ये जाना चाहिए आपका दे शुड में। इन चीजों को समझना थोड़ा थोड़ा आप, कि लेट्स या लेटस हट जाएगा, या तो आपका वी शुड आएगा या फिर आपका दे शुड आएगा। अगर मेरा आरवी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से एक भी फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी के परिवार का है, वहां पर आई और वी में से है, तब तो आप क्या करें, वहां पर वी शुड लगा दें आपका। लेकिन अगर मेरे पास में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही सेकंड पर्सन के हैं या दोनों ही आपके थर्ड पर्सन के हैं, एक सेकंड पर्सन का और एक आपका थर्ड पर्सन का है, ऐसी स्थिति में आप वी शुड नहीं लगाएंगे, दे शुड लगाएंगे। और शुड अपना मॉडल ऑक्सिलियरी होने के नाते अपने साथ क्या ले लेगा वहां पर, बताइए, देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। ये चीज आपके मद्देनजर रहनी चाहिए। तो चलिए आंसर देते हैं इसमें। यहां क्वेश्चन में है, योगेश सैड टू मी, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के साथ में, लेट अस हेल्प द इंजर्ड। तो पहली बात सैड टू आया है, तो या तो सजेस्टेड लेना है या प्रपोज्ड लेना है। तो यहां से जो चीज गलत है उसे हटा दीजिए। जैसे देखिएगा, सजेस्टेड नहीं, सजेस्ट गलत हो गया। अब बच्चा सजेस्टेड तीनों में सही जा रहा है, टू साथ लेना है तो टू तीनों में आ रहा है। देखो योगेश यहां है, यहां है, यहां है, सजेस्टेड टू है, सजेस्टेड टू है, सजेस्टेड टू है, ऑब्जेक्ट में मी है, मी है, मी है, कनेक्टर के तौर पर अपने पास में दैट है, दैट है, दैट है। अब या तो वी शुड हो सकता है या दे शुड हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले में किसी भी कंडीशन में ही शुड तो नहीं होगा, तो अपना दूसरा ऑप्शन बाहर हो गया। अब बचे दो, वी शुड और
दे शुड वाला। तो आप ये बताएं कि मी है, मी मेरे पास में फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है, तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से एक बेटा जी क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट का होना चाहिए, और वो मेरे पास मी है। तो मी का फर्स्ट पर्सन होने का मतलब यहां पर दे शुड नहीं आएगा बल्कि वी शुड वहां पर लगेगा। तो इस चीज को आप यहां से हटा दीजिए, ये आप अपने आंसर तक पहुंच गए। और आंसर आपके पास में कौन सा रहेगा वहां पर, योगेश सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड। इस तरीके से अब आप गौर करना, यहां पर शुड है तो शुड अपने साथ में क्या ले रहा है, आपका फर्स्ट फॉर्म। देखो कल पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, धीरे धीरे हम वक्त जाया किए बगैर बिना किसी फॉर्मेलिटी के जहां पर पिछला वीडियो हमने ड्रॉप किया है वहीं से प्रोसीड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपका लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगले सवाल पे आए। क्वेश्चन की में ये सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करता चलूंगा। यहां पर 7वां क्वेश्चन हो गया, 6 पिछले वीडियो में करवाई चुका हूं। तो आज अपने पास में यहां पर जो सवाल है इस पेपर का, वो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का है। हल्का सा आप देखिएगा, उसके बाद में अपन आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारा टीचर हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिएगा, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सेम इंस्ट्रक्शन है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्लियर। अब सवाल क्या है, द सेंट सेड द गॉड इज वन। साधु ने कहा कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, जिसे लगभग साईं बाबा के द्वारा ये सेंटेंस बोला गया था आपका, उस टाइप का सेंटेंस है। तो यहां गौर करें, अपने पास सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है, आरएस में, द गॉड। द गॉड मेरे पास में क्या बेटा जी, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, साधारण होता है। ठीक है, साधारण के अंदर अपन क्या करते हैं, साइड है ना, साइड का वापिस क्या रखते हैं बेटा, साइड ही रखते हैं। साइड टू आएगा तो टोल्ड करेंगे, नहीं तो जनरली साइड का वापिस क्या रहेगा, साइड रहेगा। तो उन चीजों को बाहर कर दो, जैसे अपने पास में यहां टोल्ड लगा रखा है, टोल्ड नहीं आएगा, और इसमें इफ का तो रिलेशन होगा ही नहीं ना, फिर यहां पर ये अटेम्प्ट तो अपन करेंगे इसमें, क्यों, तो बचे दिए सैड का सैड, सैड का सैड, सैड का सैड, कोई इशू नहीं। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी आप चेंज करते हैं तो साधारण वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसको जोड़ने के लिए जो कनेक्टर चाहिए वो आपका दैट लगता है, वो कभी भी आपका वहां पर इफ नहीं आएगा। इफ वाला पार्ट कब लगता है बेटा जी, जब आपके पास में सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है, मतलब आरएस की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से हुई होती, या फिर मॉडल से हुई होती, या किसी WH वर्ड से हुई होती, और सिंपली समझाऊं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, तब ये चीज वहां पर अप्लाई होती, अदरवाइज नहीं होती। तो यहां बचे दो, द सेंट सेड दैट द गॉड वाज वन, द सेंट सेड दैट द गॉड इज वन। अब चक्कर क्या पड़ेगा, इज का पड़ेगा। हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करते हैं तो प्रेजेंट की सारी चीजें किस में जाती हैं, पास्ट में जाती हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल किस में गया, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में गया, पास्ट परफेक्ट में। तो वैसे अपन सोचते हैं कि इजमार वोजवर में जाना चाहिए, जाता भी है, लेकिन यहां नहीं जाएगा। रीजन क्या है, जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, या फिर आपका इटर्नल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य या सदा सत्य है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य है, कोई आपके पास में मैक्सिम, कोई सुक्ति है, इडियम, कोई लोकोक्ति या मुहावरा आपके पास में होता है, ऐसी चीजें आती हैं तो वहां पर आपका टेंस और टाइम चेंज नहीं होता है। तो ईश्वर एक है, ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट भी है, इटर्नल एस्पेक्ट भी है, एक मॉरल बीचिंग का एथिकल सेंस भी कहा जा सकता है। तो ऐसे मामलों में इसका टाइम चेंज नहीं होगा, मतलब यहां इज किस में नहीं जाएगा, वॉज में नहीं जाएगा। और अगर यहां पर इस वॉज में नहीं जाता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर अपना आंसर ये होना है, द सेंट सेड, कनेक्टर देट आ गया, सब्जेक्ट द गॉड का द गॉड रह गया, वन का वन है, टेंस और टाइम चेंज करना नहीं है, तो इसका वापिस क्या आएगा, इज आएगा। कोई भी आपका शाश्वत सत्य है, सदा सत्य है, या फिर आपका सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है, या फिर आपके पास में कहीं कोई नैतिक उपदेश है, नीति शास्त्र की बात आप वहां पर करते हैं, तो उनमें टेंस चेंज, टाइम चेंज कभी भी बेटा नहीं होता है। तो ये अगला सवाल आपने सोल्व किया, आज का दूसरा। और वैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा आ गया, 8वां आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला सवाल आपका यहां चेक करिएगा, वैसे सवाल नंबर आपका 9 है, 9वां सवाल आपके पास में रहेगा, और आज का सवाल नंबर 3 का रहेगा। लीजिएगा जरा, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, मिलाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा इसमें, अगर आप देखते हैं तो नरेशन से आप बाहर आ चुके हैं, फिलहाल चेक करें इसमें। सवाल क्या है, हु गेव यू द बुक, आपको पुस्तक किसने दी, चेंज इनटू पैसिव, आपको पैसिव में बदलना है,
मतलब कर्म वाच्य में आपका बनाना है। तो आप ये सुनिएगा, जब भी पैसिव बनाते हैं तो हु का पैसिव है जनरली आपके पास में बाई हुम से बनाया जाता है। सामान्यतया हु का पैसिव बाई हुम से बनाया जाता है। तो ये चीजें आप बाहर कर दीजिए, यहां वाला और यहां वाला। फिर अगली चीज, हु का बाई हुम बनता है तो यहां भी है बेटा, यहां भी है, यहां भी है। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में आपके पास में WH वर्ड आपने काम में ले लिया। लेने के बाद में आपको या तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए या फिर मॉडल चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मॉडल कोई सा नहीं है, तो मैं मेन वर्ब से निकालूंगा, मुख्य क्रिया से निकालूंगा। और मेरी मुख्य क्रिया का जो शब्द है वो कौन सा है? गेव, जो पास्ट फॉर्म है। सिंपल भाषा में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म की जो पैसिव मुझे बनानी होती है वो मैं इसमें बनाऊंगा। वोज या वर के साथ में क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वोज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो वोज या वर आपके पास आएगा, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और सब्जेक्ट है वो बनेगा किसका? ऑब्जेक्ट का बनेगा। एक्टिव पैसिव में जानते हैं ना आप, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो मुझे वोज या वर चाहिए। तो पहली बात तो आप ये देखो, शुरू में वोज या वर होना चाहिए बाई हुम के बाद में, यहां तो नहीं है ना, तो एक ऑप्शन आपका और हट जाता है। तो आपके पास दो बचे। अब आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट आपने यू बनाया है तो यू किसी भी कंडीशन में अपने साथ में वोज अप्लाई नहीं कर सकता। ये लो, मैंने पूरा सेंटेंस सॉल्व नहीं किया, उससे पहले मेरा आंसर मेरे पास में आ जाता है। क्या लिखा हुआ है? बाय होम वर यू गिवन द बुक। किसके द्वारा आपको पुस्तक वहां पर दी गई, किसके द्वारा आपको पुस्तक वहां पर सौंपी गई। तो यहां वाले मैनर में आप चेक कर लें, बताओ मैनर क्या है? बाय होम वर यू गिवन द बुक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर डीलिंग करनी है। क्लैरिटी है आपकी? आराम से आप आंसर यहां पर निकाल पा रहे हैं। चलते अपन इसमें अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपका सबका वहां पर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर आज का चौथा है और टोटल पेपर के हिसाब से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर अपना वहां पर 10वां बन जाता है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें आपका सवाल क्या है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है आपका बेटा, द न्यूज ऑफ मर्डर वॉज नॉट करेक्ट। हत्या का समाचार है वो सही नहीं था। अब इस बार ये पैसिव का मैनर नहीं है, ये पैसिव वॉइस नहीं पूछा है, नरेशन आपसे नहीं पूछा है। इस बार आपसे सेंटेंस क्या पूछा है? कॉम्प्लेक्स पूछा है। अपने पास सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? एक सिंपल बना सकते हैं। दो सिंपल को जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? एक कंपाउंड बना सकते हैं। दो सिंपल को जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जब भी लेते हैं तो उसमें आपको एक कंजंक्शन की जरूरत होती है, और वो कंजंक्शन आपके पास में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग होता है। तो थोड़ा थोड़ा हिंट देता चलूंगा। ये सॉल्यूशन आपके पास में आ रहा है तो उसमें चेक कर लीजिएगा। बताओ यहां पर मैनर किसका बेटा जी? आपका कॉम्प्लेक्स का है ना। ठीक है, चेक करिए जरा, समाचार अपने पास में सही था कि नहीं था, इस बात की अपन वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपका कि मेरे पास में एक सिंपल सेंटेंस, इसको मैं किससे जोड़ रहा हूं बताओ? आपका दूसरे सिंपल सेंटेंस से, और दोनों को जोड़कर मैं बताओ वहां पर क्या बना लूंगा? आपका सिंपल बना लूंगा। या फिर मेरे पास में बताओ क्या है? एक सिंपल है प्लस में आपका दूसरा सिंपल है, और इन दोनों को जोड़कर मैं क्या बना लूंगा? वहां पर कंपाउंड बना लूंगा। या फिर मेरे पास में क्या हो सकता है? पहला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा सिंपल सेंटेंस मेरे पास में आता है, और इन दोनों को अगर मैं लेकर चलूं तो बेटा जी ये कैसा बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जिसे आप जटिल के नाम से, मिश्रित के नाम से जानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का मतलब कम से कम दो क्लोजेस होनी चाहिए। देखो दो सिंपल होनी चाहिए, अगर एक क्लोज है ना तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे पढ़ेंगे ना, द न्यूज वॉज नॉट करेक्ट ऑफ हिज मर्डर, इसमें तो एक ही क्लोज है ना आपका, डबल है ही नहीं, तो ये चीज तो हट गई आपकी। अब यहां देखते हैं इस वाले पार्ट में डबल क्लोजेस आपके पास में है कि नहीं, कि द न्यूज वॉज नॉट करेक्ट यहां तक है। फिर ही वॉज मर्डर्ड, ये जुड़ा किससे? बिकॉज से डबल क्लोज है। यहां पर द न्यूज यहां तक, फिर ही वॉज मर्डर्ड, ये और ये मिल जाएगा। फिर यहां वाले पार्ट में वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये इसके साथ अटैच करेंगे, बीच में जुड़ा किससे है? दैट से डबल क्लोजेस हैं। फिर द न्यूज अबाउट हिज मर्डर वॉज नॉट ट्रू, इसमें तो बेटा एक ही क्लोज है, डबल क्लोजेस वहां पर आपका है ही नहीं आपका। तो ये दो चीजें आपकी हट गई, दो आपके पास बची। अब इतना ध्यान देना है कि अपने पास में कॉम्प्लेक्स नेचर के अंदर एक मैन क्लोज होता है,
एक, और दूसरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक आपका इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा आपका डिपेंडेंट होता है। तो यहां अगर इतना भी आप टिपिकल नेचर या थोड़ा सा ढंग का स्टैंडर्ड नहीं जान पाते हैं तो एक आसानी के साथ में इतना देख लीजिए। कौन सा वहां पर कि आपके पास दैट जो आता है, दैट कौन से नेचर में है आपका, वहां पर कैसा है, सबऑर्डिनेट नेचर में है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट नेचर में आते ही ये कंपाउंड की तरफ नहीं जाता, किसकी तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ वहां पर चला जाता है। तो ये जो बीच में आपके पास में लगाना, कौन सा आपका दैट वाला, ये आपको हिंट दे देता है। मैंने ज्यादा इसे ओपन नहीं किया है, ज्यादा एक्सपोजर इसको नहीं दिया, ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत भी आपकी वहां पर नहीं पड़ी। यहां वाले पार्ट में कि द न्यूज वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज ही वॉज मर्डर्ड, आप गौर करना, मीनिंग से निकाल सकते हो। क्या बोला है कि हत्या का समाचार सही नहीं था, आपने बोला कि वह समाचार सही नहीं था क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी। वह समाचार जिसमें यह बताया गया कि उसकी हत्या कर दी गई थी वो सही नहीं था। तो इसमें जो क्योंकि वाला पार्ट है वो आपको कैसा लग रहा है, वहां पर मैन कोऑर्डिनेटर वे में लग रहा है, और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है वो कंपाउंड बनाता है आपका, जबकि यहां पर हमें दैट क्या मिल रहा है, सब ऑर्डिनेटिंग पार्ट में मिल रहा है। तो यहां से अपने पास में आंसर लेंगे तो नंबर 3 का आएगा, ये वाला पार्ट यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अपन इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक अलग से पार्ट पढ़ेंगे। अभी मैं पेपर सोल्यूशन दे रहा हूं आपका, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम कंज्यूम बहुत हो जाता है। इस चीज को लूंगा तो मुझे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये समझाने पड़ेंगे, आपका मैन क्लॉज सब क्लॉज समझाना पड़ेगा। तो वहां पर इसमें कहीं जो बच्चों की ऑब्जेक्शन आए थे कि सर हमारा पेपर सही बना कि नहीं बना, आंसर की सही है या नहीं है, उन चीजों पर अपन फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। अगले सवाल पे आएंगे, अपना पेपर के हिसाब से अपन काउंटिंग लेंगे। तो यहां पर जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वहां पर बनेगा 11 का, और आज का सवाल अपना कौन सा होगा, वहां पर आपका 5वां सवाल बनने वाला है। ये लीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 11। सवाल है कि ही इज ऑलवेज फुलिश, वह हमेशा ही मूर्ख रहता है, मूर्ख लगता है, मूर्ख प्रतीत होता है, मूर्खों जैसे कार्य करता है। और यहां सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, किसमें चाहिए आपका, नेगेटिव में चाहिए, नकारात्मक वाक्य में आपको वहां पर चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब बेटा यही नहीं केवल आप नोट लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन का मसला क्या होता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस उसे नेगेटिव बनाए तो नकारात्मक भाव तो आना चाहिए लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ आपका वैसा का वैसा रहना चाहिए। आप नोट लगाएं, नेवर लगाएं, लेकिन ये फुलिशनेस की भावना, ये मूर्खता की, बेवकूफी की भावना इसके अंदर वहां पर रहनी ही रहनी चाहिए। तो आप चेक करें एक बार कि नोट कहां कहां मिलेगा। नेवर में नोट है, नोट है, नोट है, नोट है, मतलब ये चारों में आपको नोट देखने को मिल रहा है। तो अब आप मीनिंग पे जाएं, वह हमेशा ही मूर्ख है, He was never foolish। तो पहली बात तो आप ये बताएं, इज का वोज कैसे चेंज करेंगे आप, टाइम कैसे चेंज कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी ना है, टाइम चेंज नहीं होगा। एक ऑप्शन आपका बाहर चला गया, तीनों में इज है, यहां दिक्कत नहीं है। अब अगला कह रहा है ही इज नॉट ऑलवेज फुलिश, ऊपर कहा कि वो हमेशा मूर्ख है और आप नीचे कह रहे हैं कि वो हमेशा मूर्ख नहीं है। तो आप नेगेटिव तो बना रहे हैं लेकिन अर्थ क्या हो गया आपका, परिवर्तित हो गया, जो यहां पर पॉसिबल नहीं है। फिर आपने ये कहा ही इज नेवर स्मार्ट, ठीक है, मतलब क्या है कि वह कभी आपका क्या नहीं रहता, बताओ, स्मार्ट नहीं रहता है, चुस्त दुरुस्त वहां पर नहीं रहता है, मतलब ऐसा है कि वो कैसा है, फुलिश है। ही इज नेवर स्मार्ट मतलब वो फुलिश है, ठीक है। अगला, ही इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट, वह हमेशा क्या नहीं रहता आपका, स्मार्ट नहीं रहता, मतलब कभी रहता और कभी नहीं रहता है। तो आधा फुलिश आधा स्मार्ट आ गया। तो यहां पर उल्टा लेना है, कौन सा, फुलिश का अपोजिट क्या आ गया, स्मार्ट आ गया। तो यहां पर एक सेंटेंस से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास में सेंटेंस ही है बेटा जी, कौन सा, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। अब ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, मुझे इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। अगर इस सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाऊं, नकारात्मक बनाऊं, तो आपको यह ध्यान रखना कि जनरली एक बच्चा है ना, वो ऐसा लिख कर देगा कि सर ये रहा, मैन इज नॉट मॉर्टल, ऊपर आपने हिंदी अर्थ क्या लिया यहां पर कि आदमी नश्वर है, जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आप क्या कह रहे हैं कि आदमी नश्वर नहीं है, अर्थात जन्म लिया है लेकिन वो मरेगा नहीं। तो अर्थ तो सेम नहीं रहा ना, आदमी नश्वर नहीं है, इसके मायने क्या हुए बेटा जी वहां पर कि आदमी नश्वर नहीं है, तो क्या बना दिया आपने वहां पर, आदमी अमर है, और ये चीज यहां पर डेफिनेटली क्या हुई, गलत हो गई। तो आपने सेंटेंस में नोट तो लिया लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग आपको सेम रखना होता है। तो क्यों ना हम एक तरीका आजमाएं, हम ऐसा लिखें
कि मैन इज नॉट, और जो मोर्टल है ना उसका अपोजिट या एंटोनिम लगा दें, और वो एंटोनिम बेटा कैसा है आपका मोर्टल की बजाय इमोर्टल है। मोर्टल का मतलब नश्वर और इमोर्टल का मतलब क्या है अमर, कि आदमी अमर नहीं है मतलब नश्वर है। तो एक मैथमेटिकल जो पार्ट चलता है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बनता है धनात्मक बनता है। ठीक उसी तरीके से यहां देखने को मिलेगा कि आदमी अमर नहीं है, ये मैं लिख देता हूं कि आदमी अमर नहीं है, और जो आदमी अमर नहीं है ना इसके मायने वहां पर क्या है, आदमी क्या हो जाएगा वहां पर नश्वर हो जाएगा। इसे जब अपन पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ देंगे बताओ आपका वहां पर आदमी नश्वर है, इस तरीके से बोला जाएगा, इस तरीके से वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब ये चीज यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी। नीचे वाला ये तो केवल चेंज है आपका वहां पर, ऐसा कैसा यहां पर है कि आपने मोर्टल का एंटोनिम क्या लिया इमोर्टल, तो आपने जो फुलिश है फुलिश का एंटोनिम क्या ले लिया बताओ स्मार्ट ले लिया, और नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया बताओ नेवर लगा दिया। अब ये जो ऑलवेज वाला पार्ट है मतलब हमेशा वो क्या है फुलिश है, मतलब कभी भी वो स्मार्ट नहीं है ना, इस तरीके से ही इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट, यहां पर भी ऐसा देखने को मिलता। अब ये थोड़ा सा झंझट है ना बेटा जी, वो आपका किसके सामने आ रहा बताओ, देखें आपका ऑलवेज वाले पार्ट में आ रहा, तो थोड़ा सा मीनिंग निकाल लो। ही इज ऑलवेज फुलिश मतलब वो हमेशा क्या है आपका मूर्ख रहता है, तो कभी भी वो बंदा क्या नहीं बनेगा स्मार्ट नहीं बनेगा, मतलब इस ऑलवेज की जरूरत आपको वहां पर नहीं होगी। तो अपना आंसर ऐसा नहीं होगा ऑलवेज वाला, ऑलवेज में तो क्या है कभी वो स्मार्ट नहीं है उसके लिए बोला है, मतलब वो क्या रहता है आपका फुलिश वाले पार्ट में रहता है, और ही इज नेवर स्मार्ट वो कभी ऐसा है ही नहीं। थोड़ा सा ये एक डाउट की कंडीशन आपके लिए वहां पर क्रिएट कर देता है, तो इसमें थोड़ा सा विचार एक बार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने किया होगा आराम से, कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि आपको दिक्कत इसमें हो सकती है जबकि ये आंसर नहीं है, क्योंकि सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों चीजें वहां पर चलनी चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर नंबर 12 का है आपका वहां पर, और पेपर के हिसाब से है, और वैसे अपन देखेंगे तो अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें अपन इसके साथ में वेल बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसे देखते चलेंगे। सवाल देखिएगा, दे डिड नॉट सी एनीबडी देयर, उन्होंने वहां पर किसी को भी नहीं देखा। ठीक, इसका आपको किसमें चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव, आपको पैसिव वॉइस वहां पर इसका बनाना है। ठीक है, देख लीजिएगा जरा। अब यहां सेंटेंस का पैसिव आप बनाते हैं तो आपके पास सेंटेंस शुरू दे से होता है, दे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला असर्टिव साधारण या डिक्लेरेटिव घोषणात्मक वाक्य होता है। तो ऑब्जेक्ट का आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मेरे पास में एनीबडी आ रहा है, आपने गौर किया हो एनीबडी के साथ में नॉट लगा हुआ है, तो नेगेटिव का तो नेगेटिव रखेंगे एक्टिव से पैसिव में, वो तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो आपके पास यहां पर एनीबडी तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, नॉट नहीं है, तो इक्वेशन क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, एनीबडी केवल नव है, उसमें लिया नहीं जा सकता, ये बाहर हो गया। आपके पास दो बचे, और इनको देखो कितना आसानी से निकालोगे, मुझे वही इसके पूरे रूल्स पे जाना ही नहीं है। आपने देखा हो तो यहां पर नवड़ी है, नवड़ी के साथ में क्या आ गया, एन अपोस्ट्रोफी टी, तो ये तो वही बात हुई ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक है, तो आपको सेंटेंस नेगेटिव का नेगेटिव रखना था, तो आपने पॉजिटिव कैसे बना दिया, तो ये ऑप्शन वहां पर क्या हो जाएगा, बाहर। इसमें वॉइस का रूल मुझे लगाना ही नहीं पड़ा, उससे पहले मेरे पास में ये चीज निकल कर आ गई। एनीबडी को मैंने किस में बदल दिया, नोबडी में, क्योंकि नोट था तो नोट इसमें शामिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसे खोल दीजिएगा आप, ये डिड है, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव अपन बनाएंगे बेटा, ये किस में बनेगा, वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग। ठीक है, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, ये सारे एक वचन होते हैं। तो यहां पर आपका नोबडी है, नोबडी के साथ एक वचन में वोज लेंगे, सी के तीनों फॉर्म आपको आने चाहिए, सी सॉ सीन, तो यहां थर्ड फॉर्म में क्या सीन, और फिर यहां पर अपने पास में बचा हुआ जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो कौन सा है, देयर, और फिर प्रीपोजिशन आ जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्ट देम बनेगा। हालांकि मैं इसे ऑप्शनल रखना चाहूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है। दे को जब आप अनइंपोर्टेंट मानते हैं तो इसे यहां से हटाया जा सकता है। तो अपना जो पैसिव बना, नोबडी वाज सीन देयर, और चाहे तो इसमें क्या लगा सकते हैं, बाई देम। लेकिन आपने गौर किया, मैंने इतना जो खुलासा किया ना, कंपटीशन में इतना खुलासा करने की जरूरत नहीं, उससे पहले आपके पास में क्या आ रहा बताओ,
आंसर आ रहा है, ठीक है। अगली बात पे चलो, वहां पर क्वेश्चन नंबर वहां पर 13 आज के लिए आपका अपना क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। ये बढ़ता चलेगा। अब चलो ये नंबरिंग अपने को करनी है कि टोटल आपने क्वेश्चंस वहां पर कितने कर लिए हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे नजर डाल दीजिए आपका, ताकि अंदाजा आपको हो ही जाए। देखो देखें, सवाल है इज शी गोइंग टू सेल हर ज्वेलरी। इसका उच्चारण ज्वेलरी नहीं होगा बल्कि ज्वेलरी, ऐसा। सेंटेंस का फिर से पैसिव बनाना है, तो आप मुझे ये बताएं सेंटेंस कैसा बेटा जी। यहां पर सेंटेंस आपके पास में साधारण नहीं है, सेंटेंस आपके पास में कैसा है, प्रश्नवाचक है। और ये याद रखना चाहिए कि प्रश्नवाचक का पैसिव बेटा जी प्रश्नवाचक में ही बनेगा, इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव में ही जाएगा। क्लैरिटी है। यहां इंटरोगेटिव में जाएं तो हम ग्रुपिंग छांट लेंगे। यहां इज है तो इसका जो परिवार है ना वो ये रहेगा, कौन सा, इज, एम, और फिर यहां क्या आना चाहिए आपका, आर आना चाहिए। तो इजामार के अलावा तो अप्लाई हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन आप और हटा दीजिए, विल का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो या तो क्या आना चाहिए आपका, इज आना चाहिए, या फिर आपका आर आना चाहिए। वो आएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट का बनेगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास में क्या है, खाली ज्वेलरी नहीं है, बल्कि बताओ क्या है, हर ज्वेलरी है। ज्वेलरी की बजाय क्या रहेगा इसमें, हर ज्वेलरी वहां पर रहेगा। हर ज्वेलरी एक वचन है, तो एक वचन में अपने पास आर का कोई वैल्यू नहीं, केवल क्या बचा, इज। जहां तक ये कॉमन प्रोसीड होता वहां तक आगे करिए, इज हर ज्वेलरी, हर ज्वेलरी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, गोइंग टू। तो ये अगर मेरी कोई पुरानी क्लासेस में बैठा हुआ है, ठीक है, या लेटर ऑन जब मैं आपको थियरी में यहां पर वॉइस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आपके पास में ऐसा पार्ट आता है गोइंग टू। तो गोइंग टू का बेटा पैसिव वापिस आप गोइंग टू में बनाते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा, कि सर आईएनजी आ गया तो आईएनजी को मैं यहां पर किस में लेकर जाऊं, बीइंग में लेकर जाऊं, ऐसा इशू यहां पर अप्लाई नहीं होगा। गोइंग टू है, गोइंग टू डेफिनेटली वापिस किस में आ जाएगा, बताओ आपका गोइंग टू में आ जाएगा। तो ये गलती अपन नहीं करेंगे। इट मींस यहां से बीइंग पकड़ा गया आपका, ठीक है, और बीइंग यहां से हट गया तो आप आंसर की तह तक पहुंच गए। आंसर ये रहा कि इज हर ज्वेलरी, गोइंग टू का आपने गोइंग टू ले लिया। अब पैसिव कहां बनेगी, कि सर पैसिव तो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनती है ना, तो बेटा जी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेल के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेल, साउल्ड, साउल्ड। तो यहां पर अपने पास में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो यहां आपने टू ले लिया, प्लस में बी ले लिया, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया, ठीक है। और उसके बाद वाले पार्ट में यहां पर आपका प्रीपोजिशन बाई रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या आएगा, हर आएगा, और लास्टली यहां पर क्या प्लेस कर देंगे, बताओ आपका क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इस तरीके से इसकी डीलिंग वहां पर आ जाएगी। मेरे हिसाब से इजीली इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, कोई समस्या वहां पर बननी नहीं आपकी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बना इज हर ज्वेलरी गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। देखो यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ गए, कौन सा, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक होता है, ज्वेलरी यहां पर आपका एक वचन में आ रहा है, गोइंग टू का गोइंग टू में जाता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ऐसे धीरे धीरे करके फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे सेगमेंट्स में इन चीजों को पकड़ेंगे तो सारा का सारा नॉलेजेबल एस्पेक्ट आपके पास में वहां पर रहना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जरा आप इस पर नजर डालिए कि आप अपना आंसर क्या दे पाते हैं। जब तक मैं बाकी फॉर्मुलेटीज करता हूं तब तक आप अपने आंसर की सिचुएशन है वहां पर आ जाइएगा। अपना क्वेश्चन का सीरियल नंबर ये रहा, ठीक है। आज का सवाल वैसे 8वां हो जाएगा। द कल्प्रिट हैज बीन अरेस्टेड। अगले ने कहा चेंज इनटू एक्टिव, इसे एक्टिव वॉइस में बदलें। हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं भी मिले तो भी अपन पकड़ पाएंगे। क्यों पकड़ पाएंगे यहां पर आपका, कि बीन बी फॉर्म है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है आपका। कि दोषी है, कल्प्रिट का मतलब दोषी है, जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। अब यहां पर अपराधी या दोषी को गिरफ्तार किया गया है, तो किया किसने, कौन करेगा भाई, अपराधियों को पकड़ने का, दोषियों को पकड़ने का काम है वो कौन करेगा, सजा कौन देता है, आपका न्यायालय देता है, ठीक है। लेकिन गिरफ्तार करने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है। तो हमारे पास में अनइंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो यहां से गायब किया हुआ है, तो आप छांट लीजिए, ठीक है। जिसको ऑब्जेक्ट बनना था वो नहीं बनाया गया, तो सब्जेक्ट भी मेरे पास में बनाऊंगा तो मैं अपनी तरफ से लेकर बनाऊंगा। किसने ये काम किया, तो सीधा सीधा किसने काम किया, पुलिस ने किया आपका, ठीक है। तो बाकी चीजें तो इसके आसपास है ही नहीं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। दोनों चीजें वहां से क्या हो रही हैं, हट रही हैं। और लास्ट वाला यहां पर आप देखते हैं ये भी नहीं है, ये भी तो आपको हटाना ही है। अब इसका आप एक्टिव से पैसिव बना लो। अगर ये सेम का सेम यहां पर मैच करता है तो आपके आंसर में कोई किंतु परंतु नहीं
नहीं है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। तो चेक करिएगा यहां पर अगले ने क्या कहा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, द कल्प्रिट, सब्जेक्ट बना दिया आपने यहां पर। एक वचन है तो एक वचन में क्या लगा दिया, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बीच में पार्टिकल क्या आ गया, बीन आ गया। और द पुलिस आपका अनइंपोर्टेंट है तो आपने इसे बाय द पुलिस लिखना जरूरी नहीं समझा। तो जब भी आप वाइस वर्सा में ले जाते हैं, उल्टा लेकर चलते हैं, तो आप इतना जरूर अपने जहन में डाल लेना, कौन सी बात, कि अपने पास में जो भी सब्जेक्ट अनइंपोर्टेंट या वैग नेचर में आता है उसे आप लास्ट में बाई के साथ में रखना जरूरी नहीं समझते हैं, उसे वहां से हटाया जा सकता है। आंसर आराम से मिल रहा है। लेकिन अगर आपका वाइस वर्सा पूछा हुआ है तो आप ऐसा नहीं केवल एक्टिव बना के छोड़ें, जो आपका ऑप्शन आ रहा है उसका वापिस पैसिव बना लीजिए। अगर वो एज इट इज आपको ऊपर मिल रहा है तो समस्या है ही नहीं, उसका नामो निशान भी नहीं होगा। चलिए आज के लिए अपन एक क्वेश्चन वहां पर और कर लेते हैं, देखिए जरा वहां पर आप इसे समझ पाते हैं क्या। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गौर करना, आपको लगेगा कि ये टिपिकल है या फिर आपका हार्ड है, लेकिन ऐसा कोई पार्ट वहां पर नहीं है। लीजिएगा, देखें, थोड़ा सा लेंथी है ना। इंग्लिश की खास बात होती है सेंटेंस जितना लेंथी होता उतना ही क्या रहेगा आपका आसान रहेगा। सवाल है, विलियम शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मैनी सोनेट्स लिव्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, कि महारानी एलिजाबेथ के शासन काल है उसके दौरान वहां पर जो विलियम शेक्सपियर हमारे ग्रेट प्लेराइट हैं या फिर ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने कई सोनेट्स लिखे। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो एड्रेस्ड आपका डार्क लेडी को हैं, WH को, इनके फ्रेंड को आपका, हालांकि उन पे बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन भी बनता है कि आपके पास में सोनेट की स्टार्टिंग जियोकामा द लैंटिनी ने इटली में की, उसको फॉलो आपका पेट्रार्क ने किया, फिर इंग्लैंड में टॉमस वोट इसे लेकर आया, उसके बाद में पॉपुलराइज आपका वहां पर विलियम शेक्सपियर ने किया, उसके बाद में मिल्टन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती चलती हैं, वो अपन चर्चा करेंगे लिटरेचर के पार्ट में सोनेट में। लेकिन यहां पर जो मैनर है वो बेटा किसका है, कॉम्प्लेक्स का है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स वाले में सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेटर, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का होना जरूरी है। तो हम इसमें से कनेक्टर ढूंढेंगे। सबसे पहले देखो, पहले वाले में मेरे पास में क्या है आपका, हु है। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं तो यहां देखिएगा मेरे पास में क्या है, बिकॉज है। ये बिकॉज नहीं होता, इसका उच्चारण कुछ लोग गलत बोल देते हैं, बिकॉज नहीं बल्कि बिकॉज है। फिर यहां पर आप देखते हैं तो इस वाले पार्ट में कि द ऑथर ऑफ मेनी सोनेट्स विलियम शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, कोई भी आपका कनेक्टर इसमें नहीं है। फिर विलियम शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द ऑथर ऑफ मेनी सोनेट्स, तो यहां इजीली आप पकड़ पाएंगे। इन दोनों में तो आपके पास में क्या नहीं है बेटा जी, वहां पर कनेक्टर ही नहीं। ठीक है, जबकि जो भी आप कॉम्प्लेक्स नेचर का सेंटेंस बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में वहां पर क्या होना चाहिए, कनेक्टर होना चाहिए। अब आप चेक करो, यहां पर जो आपका बिकॉज और हु वाला है ना, ठीक है, इसमें दोनों आगे। तो अगर आप सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर नहीं छांट पाते हो ना बेटा, तो आप उसका एक बार ट्रांसलेशन निकाल लो, अनुवाद निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे विलियम शेक्सपियर जो कई चतुर्पदीशी लिखने वाला लेखक था, आपका कवि था, वो वहां पर महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान जीवित रहा। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में गौर करो, विलियम शेक्सपियर जो कौन है बताओ, आपका बहुत सारे सोनेट्स का लेखक है, वो वहां पर महारानी एलिजाबेथ के काल में रहा। ठीक, मीनिंग मिल रहा है। दूसरे वाले में विलियम शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मेनी सोनेट्स बिकॉज ही लिव्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, यहां गौर करो, विलियम शेक्सपियर है वो कौन है, मेनी सोनेट्स का ऑथर है, तो यहां पर ऑक्सिलियरी गायब है ना आपका, लिंकिंग वर्ब भी लो चाहे कोई दूसरा वर्ब लो, कुछ भी तो नहीं है ना आपका, तो ये स्ट्रक्चर के पैटर्न में क्या है, गलत है। और दूसरी बात यहां गौर करो, अपने पास में बिकॉज वाला सेंस है, वो यहां पर अप्लाई हो तो सकता है मीनिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और वो सेंटेंस अपने पास में करेक्ट नहीं है। जब आपने दोनों को जोड़ दिया, अगर आप यहां इज लिख भी देते, ठीक है, तो भी यहां पर दोनों क्या होते हैं, मैन क्लोज हो जाते, दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाते, जबकि अपने पास में कॉम्प्लेक्स नेचर में क्या होना चाहिए, सब क्लोज होना चाहिए, सब ऑर्डिनेट वहां पर रहना चाहिए। तो ये चीज यहां से हटेगी और अपने पास में आंसरेबल सिचुएशन है वो आपका यहां आएगी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, यहां क्या लिखा हुआ बताओ, देखें, विलियम शेक्सपियर हु इज द ऑथर of many sonnets because he lived during the ruling period of Queen Elizabeth। अब दूसरे वाले पार्ट में आप यहां पर आते हैं तो दूसरे सेक्शन के अंदर आप जब देखते हैं तो वहां पर आपको सीधा सीधा इसमें पता चलता है कि आपके पहले इस क्लॉज के अंदर आपकी वर्ब की कमी है। ठीक है, दूसरी एक और बात कि इसमें जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो बिकॉज भी मेनली यहां पर सबऑर्डिनेटर का काम नहीं कर रहा है बल्कि कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। अगर इस होता भी तो ये कंपाउंड में चला जाता, कॉम्प्लेक्स में नहीं
आया है। अब एक चीज विद ऑनेस्टी आपके सामने बोलूंगा, जैसे ये पेपर किसका है, एलएसबी का है और ये स्कूल लेक्चरर के लिए था, तो यहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा सा अपिश स्टैंडर्ड में है। तो बेटा चिंता मत करना, आपके भी सवाल आएंगे, जैसे इन बच्चों के सवाल आ रहे हैं वैसे आपके भी आ जाएंगे। इसमें ग्रेड 2 का भी आ जाएगा, आपका ग्रेड 1 का भी आ जाएगा। आपके साथ में एक परिचर्चा ये भी करूंगा वहां पर आने वाले टाइम में, हो सकता कल करूं, कि ग्रेड 2 और ग्रेड 1 है, इनके हिसाब से वहां पर आपको तैयारी करनी तो किस तरीके से। डेट शीट आज आरपीएससी ने जनरेट कर दी है। आपका जो आपका ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर है, आपका विद्यालय व्याख्याता है, उनकी वहां पर एग्जामिनेशन जून में है आपका, और जब आप ग्रेड 2 की बात करते हैं वो आपका सितंबर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर में आ रही है। तो सारा का सारा एक वेल मैनेज्ड वे में जा रहा है। तो अब आप बिल्कुल कमर कस लीजिए और हाथ धोकर इस चीज के पीछे पड़ जाइए कि हमें तो इसे तैयार करना ही करना है, हर हाल में हमें इसे वहां पर मैनेजिंग सिचुएशन में रखना ही रखना है। ठीक है, और इसके लिए पूरी मदद मैं आपकी करूंगा। जैसे कल आपने 6 सवाल किए थे, आज आपने करीब करीब 9 सवाल के आसपास किए। एक वक्त ऐसा भी आएगा 15, 20, 30 तक भी ले जाएंगे, धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे। कुछ लिटरेचर के पोर्शन के सवाल भी आपके पास में आएंगे। तो जो बच्चे अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके वो चीज काम की रहती है। एलएसबी वालों के लिए तो वहां पर है ही है, स्कूल लेक्चरर के लिए तो वहां पर है ही है। तो मिलता हूं आपको इसी के अगले पार्ट में, आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं उनको वहां पर इससे आप एसोसिएट करवाएं, इससे आप वहां पर लिंक करवाएं, इन चीजों को शेयर करें ताकि उन बच्चों को वहां पर बेनिफिट हो सके। और आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने के लिए मैं तैयार हमेशा रहूंगा। टिल देन चलता हूं, आपका वहां पर विदा लेता हूं और कोशिश ये करूंगा कि कल वहां पर 1 या 2 सवाल इसमें आपका ऐड और भी किया जाए। ठीक है दोस्तों।